आज है 19 अक्टूबर रविवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। हरकारा के सभी पाठकों और श्रोताओं को दीपावली की शुभकामनाएं। हम मानते हैं कि शोर कम हो और रोशनी ज्यादा हो, और यह बात सिर्फ दिवाली के लिए नहीं, बल्कि हर रोज के लिए है। इसी वजह से कल हमारा अवकाश रहेगा और अगला अंक मंगलवार यानी 21 अक्टूबर की शाम को आएगा। आज के इस खास रविवारीय अंक में हम आपके लिए खबरों की जगह कुछ लंबे और अहम लेखों के चुनिंदा हिस्से लेकर आए हैं। ये लेख बिहार की राजनीति के गहरे मंथन, वैश्विक मंच पर भारत की खोखली होती दावेदारी, दुनिया में लोकतंत्र के घटते प्रभाव, भारतीय शहरों में इस्लाम के अनदेखे योगदान और न्यूयॉर्क में एक नई राजनीतिक आवाज के उभार पर केंद्रित हैं। हमारा इरादा इन लेखों के जरिए हमारी और आपकी साझा समझ को और बेहतर बनाना है। अगर आप इन गहरे विश्लेषणात्मक और विचारोत्तेजक लेखों को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर आकर पढ़ सकते हैं। आज का पहला लेख द वायर की संपादक सीमा चिश्ती का है, जो बिहार की सियासी जमीन को टटोलता है और मौजूदा चुनावी माहौल के गहरे मायनों को उजागर करता है। सीमा लिखती है कि बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल कभी-कभी एक आम लोकतांत्रिक मुकाबले जैसी दिख सकती है। जो चीज़ बाहर से सीटों के बंटवारे का संघर्ष, गठबंधन में तनाव और एक नई पार्टी के उभरने जैसी दिख रही है, वो असल में जातीय जनगणना के खुलासों से शुरू हुए एक गहरे राजनीतिक मंथन को दिखाती है। यह एक ऐसा समुद्र मंथन है, जहां राज्य की ऐतिहासिक जाति जनगणना ने पारंपरिक गठबंधनों को जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस मंथन की सबसे बड़ी वजह है जातीय जनगणना के आंकड़े। इन आंकड़ों के जारी होने से राज्य का राजनीतिक समीकरण सिर्फ वोट बैंक के गणित से कहीं आगे निकल गया है। जब ये सामने आया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी आबादी का 36% है, जिसमें 112 उपजातियां शामिल हैं, तो उन समुदायों में एक अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना पैदा हुई, जिन्हें पहले अनदेखा किया जाता था। यह एक ऐसा मोड़ है जहां सत्ता के पुराने ढांचे कमजोर पड़ते हैं और नए गठबंधन उभरते हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2027 में राष्ट्रीय जाति जनगणना कराने का फैसला एक बड़ा दांव था। बीजेपी, जो हमेशा जातिगत पहचान को हिंदू एकता के नीचे रखने की कोशिश करती है, वो जातिगत बंटवारे को गिनने और उसे वैधता देने के लिए क्यों तैयार हो गई? इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पहला, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा नतीजों ने दिखा दिया था कि विपक्ष जाति जनगणना को एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसका विरोध करने से वोट का नुकसान होता। दूसरा, बीजेपी ने अपने विशाल मीडिया नियंत्रण, बेहतर संगठन और अकूत वित्तीय संसाधनों पर दांव लगाया। उन्हें लगा कि अगर वे आंकड़ों के इर्द गिर्द की कहानी को नियंत्रित कर लेंगे, तो आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा, सबसे अहम, बीजेपी ने यह हिसाब लगाया कि जाति की गिनती विपक्षी एकता को ही तोड़ देगी। अगर 112 उपजातियां अपने अपने हितों के लिए लड़ने लगेंगी, तो फायदा उस पार्टी को होगा जिसके पास 112 अलग अलग सौदे करने के संसाधन हैं। हालांकि बिहार का अनुभव बताता है कि यह गणित गलत भी साबित हो सकता है। जाति जनगणना ने ऐसी ताकतों को जन्म दिया है जो पारंपरिक पार्टी की वफादारी से परे हैं। हर ईबीसी उपजाति को अब अपनी संख्या का ठीक ठीक पता है, जिससे प्रतिनिधित्व की मांगें अब ठोस राजनीतिक मांगों में बदल गई हैं। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ, विपक्षी महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीटों के बंटवारे में देरी और कुछ सीटों पर दोस्ताना लड़ाई जैसी बातें बताती हैं कि गठबंधन में ढांचागत समस्याएं हैं। कांग्रेस का नया मुखर रवैया आरजेडी के स्वाभाविक नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रहा है। यह आंतरिक तनाव ऐसे समय में नुकसान पहुंचा सकता है जब जाति जनगणना को महागठबंधन की पिछड़ी जाति की अपील को और मजबूत करना चाहिए था। वहीं एनडीए में बीजेपी की स्पष्ट संगठनात्मक ताकत के पीछे भी गहरे तनाव छिपे हैं। पहली बार बीजेपी और जेडीयू का बराबर सीटों यानी 101 पर लड़ना नीतीश कुमार के घटते प्रभाव का संकेत है। ये पारंपरिक बड़े भाई छोटे भाई के फॉर्मूले को तोड़ता है। अमित शाह का नीतीश को अगला मुख्यमंत्री नामित करने से साफ इनकार करना भी एक रणनीतिक अस्पष्टता को दिखाता है। महाराष्ट्र में जो हुआ, उसकी छाया बिहार पर भी मंडरा रही है। वहां बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया और फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बिहार में भी चुनाव के बाद ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? इस पूरी कहानी के केंद्र में अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट है,
जो आबादी का 36% है। 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी के भीतर ईबीसी श्रेणी बनाई थी। आज बीजेपी उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर खुद को पिछड़े वर्गों के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि ईबीसी और महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई 20 कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार की घटती अपील की भरपाई कर देंगी। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी का समरसता का प्रोजेक्ट है, जो सभी हिंदू जातियों को हिंदुत्व के झंडे तले लाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की वकालत करता है। बिहार की जनगणना ने इस वैचारिक लड़ाई को और तेज कर दिया है। सीमा चिश्ती का निष्कर्ष है कि बिहार में जो हो रहा है वो सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक मंथन है। दशकों तक भारत की पिछड़ी जातियों ने अपनी असल ताकत के बारे में अधूरी जानकारी के साथ काम किया। बिहार की जनगणना ने उन्हें एक स्पष्टता दी है। अब असली काम इस जनसांख्यिकीय ताकत को राजनीतिक शक्ति में बदलने का है। यह मंथन जब शांत होगा तो इससे नए समीकरण, नए नेता और नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के उस समूह की, जो इस बार के चुनावों में किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। यह विश्लेषण आमिर रजा का है, जो द इंडिया फोरम में प्रकाशित हुआ है। आमिर रजा लिखते हैं कि जैसे ही बिहार एक और चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, एक समूह जीत की चाबी अपने हाथ में रखता है, और वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी का 36% हिस्सा बनाने वाला 112 उपजातियों का यह विशाल समूह राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक गुट है। उनके वोट, जो पहले बिखरे हुए थे, अब ये तय करेंगे कि पटना में सत्ता किसके हाथ आएगी। सालों तक ईबीसी बिहार की अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत उनकी संख्या के बराबर कभी नहीं रही। 2023 की जाति जनगणना ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। इसने उनके जनसांख्यिकीय महत्व को उजागर किया और सभी राजनीतिक दलों में उनका समर्थन पाने के लिए एक होड़ शुरू कर दी। ईबीसी का उदय 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने बड़े ओबीसी समूह के भीतर ईबीसी श्रेणी बनाई। यह उन छोटे, हाशिए पर पड़े समूहों को पहचानने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जो अक्सर यादवों और कुर्मियों जैसे ताकतवर ओबीसी की छाया में रह जाते थे। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने ईबीसी को अपने मुस्लिम यादव गठबंधन में शामिल किया, लेकिन जल्द ही ईबीसी को लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहीं से नीतीश कुमार के लिए रास्ता खुला, जिन्होंने 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर ईबीसी को नौकरियों और शिक्षा में 18% और स्थानीय शासन में 20% आरक्षण दिया। इन कदमों ने ईबीसी को नीतीश का पक्का समर्थक बना दिया। लेकिन 2023 की जाति जनगणना ने एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने ला दी। भले ही ईबीसी आबादी का 36% हैं, लेकिन वे केवल 12% मंत्रिस्तरीय पदों पर हैं और सरकारी नौकरियों में भी पीछे हैं। यह असमानता और नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से ईबीसी बेचैन है और इस बार अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए तैयार है। आंकड़ों का खेल बहुत दिलचस्प है। ईबीसी बिहार की 120 सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। यादवों के विपरीत, जो आरजेडी के साथ मजबूती से जुड़े हैं, ईबीसी का कोई एक नेता नहीं है, जो उन्हें एक अप्रत्याशित ताकत बनाता है। 2020 में ईबीसी वोटों में सिर्फ 1% का बदलाव 10 से 15 सीटों पर पासा पलट सकता था। इस बार अगर ईबीसी वोटों का 5% से 7% भी इंडिया ब्लॉक की ओर खिसक जाता है, तो वे 20 सीटें जीत सकते हैं, जो विधानसभा का समीकरण बदल देगा। महागठबंधन इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वे अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर माई बाप यानी मुस्लिम यादव बहुजन आदिवासी आधी आबादी पिछड़ा का एक व्यापक गठबंधन बना रहे हैं। उन्होंने ईबीसी के लिए एक 10 सूत्रीय अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें ईबीसी को जाति आधारित हिंसा से बचाने के लिए एक नया कानून, पंचायतों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने और भूमिहीनों को जमीन देने जैसे वादे शामिल हैं। दूसरी ओर एनडीए नीतीश कुमार की ईबीसी के बीच अपील और बीजेपी के मजबूत संगठन पर निर्भर है। उन्होंने ईबीसी और महिलाओं को ध्यान में रखकर 20 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड और बढ़ी हुई पेंशन जैसी योजनाएं सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस लड़ाई में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक नया मोड़ ला रही है, जो 75 ईबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। ये कदम ईबीसी वोटों को विभाजित कर सकता है। आमिर रजा का निष्कर्ष है कि बिहार के 2025 के चुनाव ईबीसी समुदाय को सशक्त बनाने पर एक जनमत संग्रह की तरह हैं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक न्याय की कहानी बेच रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन कर रहा है।
ईबीसी का फैसला न केवल ये तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि यह भारत में जाति की राजनीति के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। लेकिन इस चुनावी गहमागहमी के बीच विपक्ष एक बड़े नैतिक भ्रम का शिकार है, जैसा कि स्क्रोल में देबाशीष रॉय चौधरी का लेख बताता है। कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव जैसे नेता बिहार चुनाव को पूरी तरह से धांधली भरा बता रहे थे और उसका बहिष्कार करने की धमकी दे रहे थे। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगा रहा था। कांग्रेस ने दावा किया था कि उसने 90 लाख शिकायतें दर्ज की, लेकिन सभी खारिज हो गईं। सवाल उठाए गए कि 23 लाख महिलाएं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम और दलित थीं, मतदाता सूची से क्यों हटाई गईं? लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, वही विपक्ष अब उसी चुनाव के लिए जय जयकार कर रहा है जिसे उसने एक मजाक बताया था। चौधरी पूछते हैं कि क्या अब वोट चोरी का खतरा टल गया है? ये भ्रामक है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ चुनाव को फिक्स्ड मैच कह रहा है और दूसरी तरफ उसी अंपायर के तहत खेलने के लिए तैयार है, जिस पर वो मैच फिक्स करने का आरोप लगा रहा है। चुनाव में भाग लेने के अपने फैसले से विपक्ष न केवल उन खामियों को वैधता दे रहा है, जिनका वो खुद विरोध करता रहा है, बल्कि वो एक सैद्धांतिक शक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता भी खो रहा है। अब रुख करते हैं वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का। आकार पटेल लिखते हैं कि भारत की विदेश नीति खोखली महत्वाकांक्षाओं का शिकार है। वो पूछते हैं, आखिरी बार आपने भारत और जी20 के बारे में कब कुछ पढ़ा या देखा था? ज्यादातर लोगों को बस यही याद होगा कि भारत अध्यक्ष था और हर तरफ पोस्टर लगे थे। लेकिन उस अध्यक्षता का नतीजा क्या निकला, इस पर कोई जानकारी नहीं है। जी20 भारत के लिए एक इवेंट था, जो अब खत्म हो चुका है। पटेल आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सीट की मांग पर आते हैं। बीजेपी के घोषणापत्र में भी इसका जिक्र है, लेकिन ये कैसे हासिल होगा, इसका कोई रास्ता नहीं बताया गया। पटेल सवाल करते हैं कि अगर हमें ये सीट मिल भी गई, तो हम इसके साथ ऐसा क्या करेंगे जो आज नहीं कर सकते? गाज़ा और यूक्रेन पर, जो हमारे समय के दो सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दे हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण वोटों से खुद को अनुपस्थित रखा है। जब किसी के पास दुनिया से कहने के लिए कुछ न हो, तो वीटो होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2014 में बीजेपी ने सार्क को मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन नवंबर 2014 के बाद से सार्क की कोई बैठक ही नहीं हुई है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे नारे तब खोखले लगते हैं जब नरसंहार से भाग रहे रोहिंग्या को भारत में पनाह नहीं मिलती। पटेल का निष्कर्ष है कि यह सब सिर्फ इतराने और ये दिखावा करने का एक मंच है कि हम दुनिया के नेता हैं, जबकि हकीकत में हमारी विदेश नीति के पास कोई ठोस दिशा या उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया भर में लोकतंत्र की मशाल बुझती हुई दिख रही है। द अटलांटिक पत्रिका में मशहूर इतिहासकार एन एप्पलबॉम लिखती हैं कि एक समय था जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, जैसे शब्दों ने फ्रांस से लेकर चेकोस्लोवाकिया तक कई देशों को अपनी आज़ादी की लड़ाई में प्रेरणा दी। 20वीं सदी में अमेरिका ने लोकतंत्र को एक नीति के तौर पर अपनाना शुरू किया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, जैसे जैज संगीत और एक स्वतंत्र प्रेस के जरिए भी आज़ादी के विचार को बढ़ावा दिया। हाँ, अमेरिका की अपनी कथनी और करनी में फर्क था, लेकिन लोकतांत्रिक आस्था उसकी विदेश नीति के केंद्र में थी। लेकिन हाल के कुछ महीनों में एक नाटकीय बदलाव आया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के विदेशी प्रसारकों को बंद करने की कोशिश की। वॉइस ऑफ अमेरिका (VOA) को खत्म करने की कोशिश हुई। अब अमेरिका का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है जो जजों और पत्रकारों पर हमला करते हैं और विदेशों में लोकतांत्रिक सहयोगियों के बजाय तानाशाहों के साथ ज़्यादा सहज दिखाई देते हैं। फेक न्यूज़ जैसा शब्द, जिसे ट्रंप ने लोकप्रिय बनाया, आज दुनिया भर के तानाशाह अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्पलबॉम चेतावनी देती हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र का ये पतन दुनिया भर में नई निरंकुश पार्टियों को बढ़ावा देगा और इसका सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित असर खुद अमेरिकियों पर पड़ेगा। इसी निराशावादी माहौल के बीच न्यूयॉर्क शहर से एक नई और ताकतवर आवाज़ उभरी है। मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उभरे हैं जो शहर के भविष्य के लिए एक बिल्कुल अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं। जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कम्युनिस्ट कहते हैं और शहर की मदद रोकने की धमकी देते हैं, तो मामदानी डरने के बजाय एक ठोस एजेंडे से जवाब देते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा ताकत का सम्मान करते हैं। मामदानी का किफ़ायती एजेंडा उनके अभियान की नींव है। ये 3 बड़े वादों पर टिका है: किराया फ्रीज करना, शहर की बसों को सभी के लिए पूरी तरह मुफ्त बनाना और हर बच्चे के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा सुनिश्चित करना। जब उनसे पूछा गया कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा,
तो मामदानी शहर और राज्य के विशाल बजट की ओर इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे अरबपतियों को टैक्स में छूट देने के लिए करोड़ों डॉलर मिल जाते हैं, लेकिन आम नागरिकों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मामदानी खुद को एक लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला देते हुए कहते हैं, किसी लंच काउंटर पर बैठने का अधिकार मिलने का क्या फ़ायदा अगर आप एक हैमबर्गर खरीदने की क्षमता नहीं रखते। उनके लिए समाजवाद का मतलब है कि हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। और अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर कम ही ध्यान जाता है, भारतीय शहरों को इस्लाम ने क्या दिया? फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जेफरलॉ द वायर में प्रकाशित अपने लेख में इस पर रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि जब भी भारत में इस्लाम के योगदान की बात होती है तो हम अक्सर भाषा, संगीत या वास्तुकला की बात करते हैं, लेकिन शहरों पर उसके प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्राचीन भारतीय शहर, खासकर दक्षिण भारत के मंदिर शहर, मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की संरचना पर आधारित थे। शहर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जातियों के लिए बटे हुए थे। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए शहरों ने इस संरचना में कुछ नया जोड़ा। यह नई चीज थी पब्लिक स्पेस, यानी सार्वजनिक जगह की अवधारणा। सूफी संत लगभग एक व्यवस्थित तरीके से शहर की दीवारों के ठीक बाहर बस गए। वे भौतिक चीजों से दूरी दिखाने के लिए ऐसा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र के चारों ओर एक मकबरा बनाया गया, जिसे दरगाह कहा जाता है। जेफरलॉ बताते हैं कि ये दरगाहें समाज की सभी बाधाओं को तोड़ देती थीं। हिंदू, ईसाई, सिख, हर धर्म के लोग, अमीर से लेकर गरीब तक, हर वर्ग के लोग और महिलाएं और पुरुष सभी दरगाह पर एक साथ आते थे। भारत में इस्लाम के आने से पहले देश में ऐसी खुली जगहें मौजूद नहीं थीं, जहां समाज का हर तबका बिना किसी भेदभाव के एक साथ आ सके। ये भारत में इस्लाम का एक ऐसा अनूठा और गहरा योगदान है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। याद रखिए, हरकारा का मतलब है शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।